सुर्खियों में। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस माशी बहरान तशवीशनाक। मुल्क की माशी सालमियत को किससे खतरा? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। मुल्क की माशी सिमत क्या होगी इसका तयन करने के लिए बहुत से अहम सवालात, बहुत से अहम डिस्कशंस होते हैं कि आया हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, माशी हालात की क्या सिमत होगी। लेकिन सियासत जो बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम है, और अब आज तो हमने ये भी देखा कि आज अभी कुछ देर कबल भी एक मुसवदा मंजूर हुआ अदालती इस्लाहात का। इस प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू होगी, लेकिन ये जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद मामलात किसी क्लैश की तरफ बढ़े या ना बढ़े, इस पूरी प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर से जब खिताब किया तो उन्होंने बहुत सी अहम बातों का जिक्र किया, जहां मईशत भी था, इमरान खान साहब का जिक्र भी था, आइन के बारे में और दीगर हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू करी। ज़रा उसका एक आपको हवाला दिखा देते हैं। लेट्स सी दिस, क्या कहा उन्होंने। मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने ये मुकदमा लेकर हाजिर हुआ हूं कि आज इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्नना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। उसके साथ साथ जो इत्तलात और ख़बर है वो यही है कि अदालती इस्लाहात का जो तरमीमी बिल का मसवदा है वो मंजूर हुआ है, और उसमें अस्कुत नोटिस केस का फैसला जो है इसके हवाले से कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। अस्कुत नोटिस केस के खिलाफ अपील का हक होगा, ये फैसला हुआ है, और कुछ अहम अदालती इस्लाहात इस मसवदे के अंदर सामने हमारे आई हैं। इस पूरी सूरत हाल पर और यकीनी तौर पर मुल्क की माशी सिंध पर इसके असरात क्या पड़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा कि IMF प्रोग्राम आखिरकार कब होगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में आखिर रुकावट है तो कहाँ रुकावट है, और फिर इस मुल्क में ये झूठ की सियासत जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी है, इससे कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। और सब में अहम सवाल कि मुल्क की माशी सालमियत को अगर खतरा है तो किससे खतरा है। सब में बुनियादी सवाल से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। डॉक्टर फरूख सलीम साहब सीनियर तजज़िया-ए-निगार माशी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं, नून लीग के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फरूख सलीम साहब, इस वक्त अगर मुल्क की माशी सालमियत को कोई खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? गुज़िश्ता 11-12 माह से आप सियासत सबकी देख रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशंस को भी देख रहे हैं, किससे खतरा है मुल्क की सालमियत को समय बड़ा इस वक्त, माशी सालमियत को? फरूख साहब। 25 साल से पाकिस्तान की मईशत मुझे इसलिए समझने पे मजबूर हो कि हमारा बुनियाद जो है वो सियासी है, माशी नहीं। सियासी बुनियाद के ऊपर जो माशी फैसले किए जाते हैं और उससे पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचता है और जो पाकिस्तान में रहने वालों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी कीमत भुगतनी पड़ती है, तो मामला जो है वो सीरियसली सियासी है, वो माशी नेचर का नहीं है। मईशत को नुकसान पहुंचता है क्योंकि हमारे सियासतदान जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर माशी फैसले करते हैं। आप देखिए कि फरवरी की 28 तारीख सन 2022 हमारे जो साबिक वजीर आजम साहब हैं, आपको याद होगा कि वो टीवी पे आए और उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो IMF से मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाए। उससे मुल्क को एक महीने के अंदर कोई $4 अरब का नुकसान पहुंचा था। मुझे याद आता है कि फरवरी के महीने में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो कोई 16 अरब के थे और महीने भर में वो $4 अरब गिर गए। उसके बाद आप देखिए कि जरा फास्ट फॉरवर्ड करें कि नई हुकूमत आती है और नए वजीर खजाना आते हैं। अक्टूबर 2022 दोबारा से एक सियासी फैसला किया जाता है कि रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से रोक के रखा जाएगा। सही। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिर ये बताएं कि ये जो
रिजवान साहब, मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जी जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब। मैं ये बताएं कि अगर ये देखा जाए तो आपने कहा कि असल मसला सियासी है, तो ये जो गुज़िश्ता 11-12 माह हमने सियासत देखी है, ख़ासतौर पे ये सियासत के पार्लियामेंट असेंबलियाँ तोड़ देना, कभी इस्तीफ़े दे देना, कभी धरनों की तरफ जाना, कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, फिर हर आए रोज़ हर 1 घंटे बाद एक पिटिशन लेके अदालत चले जाना, फिर अदालत पे सबकी नज़रें कि अब वहाँ क्या फ़ैसला होगा, एक वहाँ पर एक हैजानी कैफियत मुल्क में, इन्वेस्टिंग क्लाइमेट, सब पे इफेक्ट पड़ना। तो ये जो सियासत रही है खासतौर पे इमरान खान साहब की, क्या आप समझते हैं मुल्क की माशी सालमियत के लिए ये भी बड़ी खतरनाक रही है, या ये एक बड़ा कलीदी किरदार इसने अदा किया है माशी सालमियत को खतरे में डालने में? फरोज सलीम साहब। देखिए, बदकिस्मती कुछ ऐसी रही कि जो पीटीआई की हुकूमत, जो पीटीआई पार्टी है, जो साबिक वज़ीर आज़म साहब की पार्टी है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि शायद मुल्क में अगर इंतशार फैलेगा तो वो उनके सियासी मुफाद में जाएगा। तो यहाँ पे तरजीह जो है वो पार्टी के मुफाद को, वो ज़ाती मुफाद को दी गई, मुल्क के मुफाद को नहीं दी गई। साथ ही साथ जो पार्टी पावर में आई, जो नई हुकूमत आई, उसने कोई ऐसे इक़दामात नहीं उठाए कि जो मईशत है उसको किसी तरह से सीधी सिमत में लाया जाए। जो मईशत हवाले करके गए थे पीटीआई वाले, जो पीडीएम को विरसे में मिली थी, उसमें पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा था, कोई 5,500-6 हज़ार अरब का, और पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन जो है वो तिजारत का खसारा था, कोई 45 अरब डॉलर का। अब वो कहते हैं कि इफ यू आर इन अ डिच स्टॉप डिगिंग, मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी गहरी खाई में हैं तो आप खुदाया खोदना बंद कर दें। तो हम गहरी खाई में, हमारी मईशत पड़ी थी जो पीटीआई पीडीएम को दे के गई थी, लेकिन पीडीएम ने मजीद खुदाई की, मईशत को मजीद नीचे लेके गए। तो दोनों तरफ से मामला खराब हुआ, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ पाई, और हुकूमत जो है उसने तकरीबन, आप समझिए कि सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर रखा। और हमने देखा कि हमारे जो जमहूरियत पसंद सियासतदान हैं, वो बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ जमहूरी मैदान में मुकाबला करें, वो इस चीज में मुकाबला करें कि कौम की ज्यादा खिदमत कौन कर सकता है, वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वो एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो पॉलिटिकल राइवल्स नहीं रहते, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। और जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का माशी मुस्तकबिल है, वो आप समझिए कि उसको भूल जाया जाता है, ना ऑपोजिशन को उसका ख्याल रहता है, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। राना एहसान साहब, अगर आपसे भी मैं यही सवाल पूछूं कि इस वक्त अगर मुल्क की माशी सालमियत को कोई खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा किस चीज से लाहक है आपकी नजर में? राना एहसान साहब प्लीज बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी होती है कि इकोनॉमिक जो डिसीजन मेकिंग है वो स्मूथ हो। मैं समझता हूं कि जो 63A, आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो एक वहां से फसाद की जड़ पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा, और उसकी जो अपील की उसकी री है कि वो भी नहीं सफाई हुई। तो वहां से ये जो एक पंजाब हुकूमत आ रही है, जा रही है, और फिर फाइनली जब इनके पास आई, फिर इन्होंने डिसॉल्व कर दी, और एक जो सियासी मामला था कि जहां एक ऑपोजिशन लीडर दिवालियेपन का जो नैरेटिव है उसको डेली रिपीट करता था, तो डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट पे उससे बड़ा असर पड़ता है। फिर IMF को खत लिखे गए, तो ये सारे मामला एड ऑन होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर हो तो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो जरूर आएगी, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगी भी, वहां आप जुडिशियल एक्टिविज्म देखा गया, और आज भी जो जुडिशरी के अंदर समाअत हुई, वहां देखा गया कि बड़ा डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है, और वहां पोलराइजेशन आ रही है। एक फैसला जो है वो कहता है कि 4-3 है, कोई कहता है कि ये 3-2 है। तो ये नहीं कि इधर तो इस तरह के मामला जब इतने इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी डिवाइड हो, तो फिर उसके असरात भी जो हैं वो आपको हर मईशत के अंदर भी नजर आते हैं, मुल्क के और मामला भी नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें एड ऑन होती हैं।
लेकिन राना साहब ये बताएं, अभी फरोज सलीम साहब कह रहे थे कि आप जो है आपने मजीद खोदा उस घड़े को जिसमें इमरान खान साहब को डाल के गए। मैं चाह रहा हूं आप इस पर भी अपना मौक़िफ़ जवाब जरूर दें कि ये वाकई में हकीकत है कि आप लोगों को जो घड़ा खोद के इमरान खान साहब गए थे, आपकी गवर्नमेंट यानी पीडीएम और इत्तेहादियों की हुकूमत ने उसको मजीद खोदा और मुल्क को इस पर सियासी आपकी तवज्जो रही, बल्कि ना सिर्फ ये कि आप इस पर तवज्जो देते अवाम पर और अवाम के फलाह और बहबूद पर, आपकी सारी तवज्जो सियासी इंतकाम और सियासत पर रही। राना खान साहब देखिए, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। जब हमारी हुकूमत आई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, डॉलर की लिक्विडिटी का क्राइसिस था, और हमने आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया। हाँ, उसमें शुरुआत में अगर हमने रिवर्स किया पेट्रोल की प्राइसिंग को या इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी दे गए, दे नहीं सकते थे और मुआहदे को तबाह करके चले गए, तो हमने थोड़ा टाइम, हमें कुछ हफ्ते लगे उसको रिवर्स करने में, और फिर हमने आईएमएफ का जो रिव्यू है वो मुकम्मल किया। उसके बाद देखिए फ्लड्स आ गए इस मुल्क के अंदर। हमने कोशिश की कि हम निगोशिएट कर पाए, कुछ अगर आसानियां या वेवर्स ले सके तो वो हमने, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वो कोशिश क्या गलत नहीं, वो कोशिश भी ठीक थी, मुनासिब कोशिश थी, और हमें उम्मीद था कि आईएमएफ जो है वहां हमें थोड़ी रिलीफ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो पिछले 4 साल का एक डिस्ट्रस्ट था, जो मिसमैनेजमेंट थी, वो भी आड़े आई हुई थी। तो हमने तो देखे एक काम किया इस हुकूमत में, आईएमएफ की शिकायत पूरी की, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूट किया, लेकिन मुल्क के मफाद में वो सारे फैसले किए जो मुल्क को दोबारा ट्रैक पे लेके आता, और आईएमएफ के मुआहदों, आईएमएफ की शराइत पूरे किए। अभी हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का एक चैलेंज बाकी पड़ा है, वो इंशाल्लाह ताला वो भी वो मुकम्मल होगा, और ये जो बाकी 7th और 8th रिव्यू ये मुकम्मल होंगे। जी। अच्छा राजा, आपने जो बात की उसमें जुडिशल एक्टिविज्म का भी जिक्र किया, 63A वाले फैसले का जिक्र भी किया। फरोज साहब, मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में आपके नजदीक जुडिशल एक्टिविज्म भी सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम में एक रुकावट रहा? फरोज सलीम साहब। अच्छा, डॉक्टर फरूख सलीम साहब। जी जी डॉक्टर साहब। सतून जो है चलाते हैं रियासत के, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है और हमारी जुडिशरी है। सही। इस वक्त लग रहा है ऐसा है कि पार्लियामेंट तकरीबन जो है वो डिस्फंक्शनल पड़ी है, उसमें ऑपोजिशन है नहीं। जो जुडिशरी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि बड़ी जो है वो तकसीम नजर आ रही है। तो ऐसे हालात में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और जो माशी प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के सामने, मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है जो मईशत को या माशी प्रॉब्लम्स को जो है हल करने की कोशिश करें। देखिए, जो नॉर्मल रियासत होती है, अब 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, उसमें 3 चीजें आपको नजर आएंगी। उन रियासतों में पॉलिटिक्स हो रही होती है, सियासत हो रही होती है, और सियासतदान बैठे सिक्योरिटी पॉलिसी भी बना रहे होते हैं और माशी पॉलिसी भी बन रही होती हैं। ये 3 चीजें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से आप अंदाजा कीजिए कि सियासत के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। ना जो है वो माशी पॉलिसी बनाई जा रही है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही है। सिर्फ सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर ही चला जा रहा है। अब मुल्क या रियासत आगे कैसे बढ़ेगी, इसके सामने बड़े सवालिया निशान खड़ा होना शुरू। और फरोज साहब, ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में जिस तरह जुडिशल एक्टिविज्म का तस्करा भी हुआ, आज एक बिल भी आ रहा है, क्या इलेक्शंस इस मुल्क की सालमियत जो माशी खतरे में नजर आती है, माशी सालमियत, क्या इसका हल हो सकते हैं इलेक्शंस? फरूख सलीम साहब। 2 बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो माशी एतबार से इक़दाम उठाने हैं वो हम सबको पता है, वो हमारी हुकूमतों को भी पता है। आपने PIA प्राइवेटाइज करना है, आपने पाकिस्तान स्टील को सीधा करना है, आपने बाकी जितने भी कारोबार हुकूमत कर रही है उसको हुकूमत को उनसे बाहर निकालना है, आपने अपना बजट का खसारा दूर करना है। ये बातें हमें पता है। अगर ये बहाना लगा लें कि जुडिशल एक्टिविज्म हो गया है इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा। हम सबको पता है सही काम क्या करना है, हुकूमत को भी पता है, और उसका कोई बहाना ढूंढ लेना कि जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से ये हम अच्छे काम नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो महज एक बहाना होगा, उसमें हकीकत बहुत कम होगी। नहीं, और दूसरा सवाल आपने किया था कि क्या इलेक्शन जो है सारे प्रॉब्लम्स का हल। देखिए, इलेक्शन के हवाले से 3 पहलू हैं। एक आईनी पहलू है, आइन क्या कहता है। एक सियासी पहलू है, कौन सी जमात इलेक्शन करवाना चाह रही है, एक जमात इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। एक उसका माशी पहलू,
माशी पहलू मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, इस वक्त रियासत के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो महंगाई का चैलेंज है जो 23 करोड़ पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि कहीं 45% तक हमारी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहलाता है, जो महंगाई की शरह है, वो 45% तक चली गई। तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो महंगाई है। जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉलर्स का फुकदान है, संगीन किस्म की किल्लत है डॉलर्स की। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम इलेक्शन करवा लेते हैं, तो इलेक्शन के बाद क्या खुद ब खुद से ये 45% वाली जो शरह है महंगाई की, ये वापस कहीं 5-10% फरोज साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, एक ब्रेक में मुझे लेनी है। जो हुकूमत का इस ब्रेक के बाद अगर इस जवाब करते हैं, डॉक्टर फरोज साहब जो बता रहे हैं कि इलेक्शंस, क्या इस जो खतरात है मुल्क की माशी सालमियत को, उसका हल इलेक्शंस है नहीं है? राना एहसान साहब का भी जवाब इस पर हासिल करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात मुल्क की माशी सालमियत को अगर कोई ख़तरात लाहक हैं तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? गुज़िश्ता 11-12 माह में जो हमने मुल्क की सियासत की रविश देखी है, ख़ास तौर पे पर्टिकुलर को जमातों की रविश देखी है, तहरीक इंसाफ की जो रविश देखी है, क्या इससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है? हुकूमत की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस आ रही है कि क्या हुकूमत ने इन हालात को बेहतर करने के बजाय मज़ीद बदतर किया है अपनी सियासत या अपनी कारकर्दगी से? ये अहम सवालात उठा रहे हैं। फरूख अली साहब, मैं आप और राना एहसान साहब को दोबारा आते हुए आपकी तरफ, फरूख साहब आप बात भी कर रहे थे इलेक्शंस के बाद, ये जो मुसवदा भी अभी आ गया है, अभी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात राना एहसान साहब कर रहे थे, अहम तरीन करार दे रहे थे कि 63A वाले फैसले का भी जिक्र कर रहे थे। इस मुसवदे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, एग्जीक्यूटिव जो आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसकी एक्सरसाइज करने का 184 क्लॉज 3 जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है, उसके प्रोसेस को यानी ये कमेटी से मशरूत कर दिया गया है अप्रूवल को, तो ये आगे पार्लियामान और फिर कानून साजी के मराहिल में जाएगा। क्या इससे मजीद जो तनाव और जो हम कह रहे थे ना कि एक जो हैजान की कैफियत है उसमें इजाफा होगा या बेहतरी आएगी? इससे क्या होगा आपकी नजर में फरूख साहब? देखिए सफान साहब, टू कमेंट ऑन एनी ऑफ द लीगल इश्यूज, ये तो मेरे एक्सपर्टीज से बाहर की बात है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप देखिए पाकिस्तान की जो तारीख रही है, माशी तारीख रही है, 1960s की डेकेड आप देख लें तो 11% तक हमारी जो ग्रोथ है वो रेट पहुंच गया। 80s में भी हम तकरीबन 10-10.5% तक पहुंच जाते। अब हम आ गए हैं 3, 3.5, 4%, 5% से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं जा रहा। तो इसके पीछे हमें गौर व फिक्र करना होगा कि वजूहात क्या हैं। दो बड़ी वजूहात जो सामने आती हैं, वो एक तो सियासी इस्तेहकाम है जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरा है जिसको कहते हैं पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि हुकूमत जो माशी पॉलिसी बना रही है, पहले तो वो पॉलिसी है और वो कितनी देर तक रहेगी। आप सोचिए कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर 6 वज़राए ख़ज़ाना बदली जा चुके हैं। 2017 से आज के दरमियान 5 वज़राए आज़म जो हैं वो आए और वो चले गए। तो यहाँ पे एक तो बड़ा क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि जिस पीरियड के दौरान पाकिस्तान को माशी सियासी इस्तेहकाम मिला है और जिस पीरियड के दौरान कोई माशी पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी की वैल्यू थी कि वो पॉलिसी मुसलसल चलेगी या उसका तसलसल नजर आएगा, उस दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बड़ा ग्रो किया है। अब जब से ये सियासी अदम इस्तेहकाम सामने आया है और साथ जो है एक तो पॉलिसी साजी का फुकदान, कंप्लीट फुकदान नजर आता है, यानी कि 44 महीने पीटीआई की हुकूमत ने गुजारे, मुझे कोई एक भी काम की पीटीआई माशी पॉलिसी नजर नहीं आई। अब पीडीएम की हुकूमत है, यहाँ पे इकदाम जरूर उठाए जा रहे हैं लेकिन पॉलिसी कोई नजर नहीं आ रही। कोशिश ये की जाती है कि कहीं से मजीद कर्जा जात ले लिए जाएं, सऊदी अरेबिया से कर्जा आ जाए, चीन के कर्जा जात जो है वो रोल ओवर हो जाए, लेकिन कोई माशी पॉलिसी सामने नहीं आती। सही, लेकिन आप अनसर्टेनिटी की जो बात कर रहे हैं नाना एहसान साहब, इस अनसर्टेनिटी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। क्या इसमें इजाफा होगा? ये जो आपने आज मुसवदा मंजूर हुआ है, बज़ाहिर तो इस्लाहात के हवाले से और यकीनी तौर पर इसका मुस्बत असर पड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह का पोलराइज्ड माहौल है, सियासी हैजान है, क्या आपको लगता है ये उसमें और फ्यूल करेगा बनिस्बत इस्तेहकाम देने के? राना एहसान साहब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पनामा का इशू बना और उसके अंदर जो पुराने चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब,
व्हाट्सएप पे JITs बनी और ये जो उस वक्त जो इकोनॉमी थी पाकिस्तान की वो 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। और फिर एक एजेंडे के तहत एक हुकूमत को निकाला गया, वो जुडिशियल एक्टिविज्म था, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, एक नई हुकूमत आई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर जो उसका नतीजा है वो सबके सामने है। आज भी जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का डिवाइड सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है और जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि बेंच आने के ऊपर ही इत्तेफाक नहीं विद इन सुप्रीम कोर्ट और वो पूरा पाकिस्तान एक सवालिया निशान उठा के बैठा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में अगर इजाफा होता है तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी पर जरूर आएगा। अब आप पिछले ये जो 11 महीने उनको निकाल देख लें, आपका एक आईनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आना था, लेकिन उसके अंदर जो है वो आईनी की गई और उसको ड्रैग ऑन किया गया। उसको ड्रैग ऑन करने से कितना नुकसान हुआ, फिर पंजाब हुकूमत बन गई PMLA, फिर वहां 63A की जो तशरीह की गई। अब आप किसी भी जो कानूनदान से पूछते हैं कि क्या वो तशरीह बनती है, वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे फिर वो हुकूमत चले गई, नई हुकूमत, फिर एक पार्टी इस चीज पर विजिट थी किसी तरीके से हम इलेक्शन करा दें, उसने असेंबलियां डिसॉल्व कर। तो इन सारी चीजों से जब एक गो की सिचुएशन बनी रहे, कभी आपके बाय इलेक्शन हुए मास लेवल पे, कभी एक सूबे की जो सबसे बड़ा सूबा उसकी हुकूमत गिर रही है, बन रही है, तो उससे डेफिनेटली आपकी जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है वो इम्पैक्ट होती है, क्योंकि पॉलिटिकली इनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है, आपने बैलेंस करना को आपने पॉपुलर फैसले की के साथ आपने रियलिटी को बैलेंस करना है जी। सारे हकायक हैं जो आप देखे पिछले 11-12 महीनों में। अभी भी आगे बढ़ने का जो रास्ता है, अगर तो ये डिवाइड बढ़ता रहा, जो डिवाइड नजर आ रहा है एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो डेफिनेटली इससे मैं समझता हूँ कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। नहीं, उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन जो आपका इकदाम आज का है इस्लाहात के हवाले से, इस्लाहात अच्छी चीज है, लेकिन इस माहौल के अंदर इस इकदाम से क्या स्टेबिलिटी आएगी या मजीद इनस्टेबिलिटी आएगी? राना साहब, देखिए इस्लाहात से जो मुसवदा मंजूर हुआ है आपका अभी काबीना से, जो कानून साजी है, इस्लाहाती बिल, अदालती इस्लाहाती बिल, जिसमें सुमोटो पावर्स से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के पावर्स को रिवाइज किया जा रहा है, तो ये इससे इस्तेहकाम आएगा या इन हालात में मजीद इनस्टेबिलिटी आएगी? जी नहीं, देखिए ये तो एक ऐसा इकदाम है कि जिसके अंदर आप डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन द सुप्रीम कोर्ट, और एक जो सेंटर ऑफ पावर बने हुए हैं, आप सेंटर पावर जो है वो आप डिवाइड कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो उससे तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी जब आपके फैसले कमेटी में होंगे, बजाय कि वो फर्द वाहिद का। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? फरूख साहब, ये मुझे बताइएगा, आपने कहा कि हमारा जो जवाल है इसकी वजह सियासत है, आपने जब शुरू प्रोग्राम किया था। सर ये फरमाएं, क्योंकि हम आज मौजू ये है कि सालमियत खतरा किससे है, तो ये श्रीलंका की मिसाल दी जाती है, अक्सर बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज या दीगर ममालिक जो डिफॉल्ट के खतरात से दो चार, उनकी मिसाल दी जाती है। उनके केस को सामने रखते हुए अगर हम पाकिस्तान से मवाजना करें तो कहां सिमिलैरिटीज नजर आती हैं? लेट्स से श्रीलंका की मिसाल ही रखें फरूख साहब, तो थोड़ा नाज़रीन को बताएं कहां पर हम खड़े हैं उनके मुकाबले में, सियासी उनके फैसलों, कितने सियासी फैसलों की वजह से वो लोग इस लेवल तक पहुंचे थे जहां हम खड़े हैं? सरफान साहब, कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज भी हैं। अच्छा, अब सोचिए कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज जो हैं वो बेतहाशा हैं, हमारे पास वसाइल बेतहाशा हैं। दो चीजें जो चाहिए होती हैं, एक चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि उन वसाइल को इस्तेमाल किस तरह करना है, उसके ऊपर पॉलिसी का फुकदान है। और दूसरा जो है वो जो जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं वो है सियासी इस्तेहकाम या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक ऐसे हैं जिनके पास शुरू से वसाइल ही नहीं है, तो फिर वो वसाइल की मैनेजमेंट क्या करेंगे, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ भी जाए तो फिर वो किस सिमत में मुल्क को लेके जाएंगे। हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के पास करोड़ करता है, हमारे पास वसाइल है, हमारे पास दुनिया का सबसे वसी तरीन आपाशी का निजाम भी है। हमारे पास जो कमजोरी है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि हम उसकी मैनेजमेंट जो है अपने वसाइल की वो ठीक नहीं कर पाते।
और फिर तीसरा इशू है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। हम पॉलिटिकल इस्तेहकाम जो है वो नहीं ले वो मुल्क के अंदर नहीं आ पाता। अब मैं ये सोचता हूं कि देखिए जो अच्छा काम करने का है माशी एतबार से, आप बिजली के सेक्टर को ले लें। लगभग 300-350 अरब रुपए की सालाना की बुनियाद पे इस मुल्क में बिजली चोरी हो जाती है। अब बेशक जो अदलिया कर रही है, आपने जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम लिया, सियासी मैदान में अदम इस्तेहकाम है, लेकिन क्या हुकूमत को क्या चीज रोके हुए है कि वो बिजली की चोरी में कमी नहीं लाती? सही, ये आपका सवाल है राना एहसान साहब। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि पॉलिसी फ्रेमवर्क देने में जैसे बिजली की चोरी है, इसको क्यों हुकूमत नाकाम हो रही है? राना एहसान साहब देखिए, हमने अपनी जो 5 साल हुकूमत थी उसके अंदर हमने थेफ्ट को भी रिड्यूस किया था, जो 2013 से 18 की थी। उसमें हमने टेक्निकल लॉसेस को भी कम किया था। तो हमारा रिफॉर्म्स का एजेंडा बिल्कुल एग्जिस्ट भी करता था और हम रिफॉर्म्स लेके आए। टैक्स जीडीपी को हमने बढ़ाया, हमने रेवेन्यूज डबल किए 5 सालों के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। एक लोअर इन्फ्लेशन थी हमारी और जो हाई ग्रोथ रेट पे हम लोग देखेंगे 6.1 पे। अभी भी देखिए कोशिश की कि हम जो है ये जो एग्रीकल्चर पैकेज है वो लेके सोलराइजेशन के ऊपर पॉलिसी लेके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज तफसीलन हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करी और साथ साथ इसका असर जो पाकिस्तानी मईशत पर मुसलसल पड़ रहा है उस पर बात हुई। पाकिस्तान को पौने 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत ने मुसलसल माशी बहरान जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, जो हम 2-4 हो रहे हैं, उसकी वजह वही है जो मुआहदे IMF के साथ इमरान खान साहब ने किए। फिर उन मुआहदों को जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत ने तोड़ा और फिर मुसलसल उसके बाद भी 11-12 माह के दौरान लीक कॉल्स हों शौकत तरीन साहब की या फिर इमरान खान साहब की तर्ज सियासत हो, मुसलसल पाकिस्तान की माशी सालमियत को खतरात से दो चार किया जा रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत यकीनी तौर पर बहुत से फैसलों में ताख़ीर की वजह से उसमें फ्यूल तो कर रही है, यानी उस मामले को या उस बिगाड़ को बढ़ाने का किरदार तो अदा कर रही है, लेकिन मजमूई तौर पर इमरान खान साहब हालात इतने ख़राब करके गए थे और अभी भी इतने ख़राब करने पर लगे हुए हैं कि शायद किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट के लिए इनको कंट्रोल करना मुश्किल ही हो या नामुमकिन हो। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करिए और पाकिस्तान की सालमियत को लाख खतरात से आपको हम गाहे बागाहे आगे आगाह करते रहेंगे, आपको सामने बताते रहेंगे, आया करते रहेंगे हक़ाइक़ क्या असल हक़ाइक़ हैं क्या। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।